ये सब जो पोइट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैनोनाइजेशन पहले भी कुछ तो हम लोग डिस्कस किए थे, भले ही एक्सट्रैक्ट में उसको डिस्कस किया था लेकिन डिस्कशन हुआ था, है ना। कैनोनाइजेशन इट्स अ प्रोसेस, कैनोनाइजेशन इट्स अ प्रोसेस। समझना व्हाट इज कैनोनाइजेशन। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, ये धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ, he started progressing in his life, है ना, he has started growing। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, समझना, बच्चा हुआ। now he reached at the age of adolescence के एज पर ये पहुंच गया। एडोलेसेंस का एज कहने का मतलब अब ये एडल्ट आ गया, ठीक है, अब ये एडल्ट आ गया, समझ में आ रहा है। अब समझना इसके बाद का जो जर्नी स्टार्ट होता है, द जर्नी वी फाइंड आफ्टर दिस एडोलेसेंस एज। कहने का मतलब एडल्टहुड से जो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, किससे, एडल्टहुड से। एडल्टहुड से जो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ किसके टुवर्ड्स गया, सेंटहुड के टुवर्ड्स गया। व्हेन योर जर्नी स्टार्ट, समझना, जब आपका जर्नी स्टार्ट हुआ कहां से, फ्रॉम योर ईयरली एडल्टहुड टू सेंटहुड। सो द प्रोसेस जिस प्रोसेस के से आप गुजरे हैं, है ना, थ्रू द प्रोसेस यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ फ्रॉम योर ईयरली डेज ऑफ योर एडोलेसेंस टू द एज ऑफ सेंटहुड। समझना, ईयरली एज एडल्टहुड से जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस चीज में, सेंटहुड में। सेंट मतलब होता है साधु संत। तो आपका दिमाग में, जैसे कहने का मतलब समझो, कभी एक बहुत सारे तुम साधु को देखे होगे जो आजकल क्या करते हैं, he gives up his whole family, his tradition, and even he wants to travel to some farthest area where he can live, where he will find, है ना, detachment with the earthly pleasures, with the physical pleasures। उस सब कुछ, उन सारे चीजों को ये छोड़ कर ये कहाँ जाता है, एक ऐसा पहाड़ पर, एक ऐसा माउंटेन पर जाकर बैठ जाता है जहां पर किसी भी अर्थली प्लेजर से कोई नाता नहीं है। बाई वेयरिंग जस्ट वन क्लॉथ वो अपना पूरा दिन बिता देता है एक स्नोफॉल एरिया में, वो पहाड़ पर, बोलते ना कैलाश पर्वत पर जाकर। बहुत सारे साधु को देखा मैंने बैठा हुआ, और उन सारे साधु जिन सारे साधुओं को मैंने देखा वो बस एक छोटा सा, एक हल्का सा, है ना, लाइट कपड़ा पहनकर वो बैठे हुए थे, और उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, उनको ना ही कोई ग्रीड था, कोई लालच था ही नहीं मन में भरा हुआ। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय व्हिच यू स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ फ्रॉम एडल्टहुड टू सेंटहुड, द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है। अब आप अपने, अब समझो कि द वन हु इज सिटिंग हियर, हु डज नॉट have any scope to travel to some farther, maybe some money issue, maybe family issue, but his mind can become canonized। समझना, आपके पास पैसा नहीं है, आप उस तरीके का नई चीज अपना सकते हो सकता है आपका माइंडसेट अलग हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा शक्ति मौजूद है जिसके थ्रू आप अपने आप को कैनोनाइज बना सकते हो। कैनोनाइज बनाना मतलब अपना दिमाग को बिल्कुल सेंटहुड की तरह बना दिया जाए। अपना दिमाग को क्या, कैसे, किस चीज में ढाल लिया जाए, एक साधु जैसा सोच में ढाल लिया जाए, जिसमें आप इस अर्थली प्लेजर से बहुत ही ज्यादा दूर चले जाएं। समझ में आया। मतलब कहां जाना है, स्पिरिचुअलिटी, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव। कहां जाना है, यहां पर आने के बाद लोग जो है स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे हर एक आदमी वहां नहीं जाता, लेकिन किसी का बोलता है ना, जैसे एक जॉन मिल्टन, व्हेन आई वाज टीचिंग यू ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन, उसमें क्या बोला, मंदिर में अंदर जाना और जाकर थाली, पूजा का थाली लेकर जाना और दिखाना भगवान के सामने। जब भगवान के सामने हम पूजा का थाली दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही ज्यादा समर्पित है भगवान के टुवर्ड्स। That shows that I am very much dedicated towards the God, dedicated, I am devoted to God। यही ना सिंबलाइजेशन है, यही ना बताया जा रहा है। अब एक बात समझो, जो आदमी मंदिर के बाहर खड़ा है, मंदिर में
थाली, पूजा का थाली लेकर एंट्री अंदर नहीं गया, वो मंदिर का गेट पर खड़ा, गेट पर खड़ा होने के बावजूद वो सोच रहा है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे जाने का अनुमति नहीं है। मे बी ही बिलोंग्स टू सम लोअर कास्ट, है ना, लोअर रेस से वो बिलोंग करता है, जिसके कारण उसे अंदर नहीं भेजा जा सकता। लोग बोलते हैं कि ये गंदा आदमी है, ये गंदा है ना, लोअर कैटेगरी का आदमी है, तो इसको अंदर नहीं भेजा जाएगा। तो क्या जो अंदर जाते हैं मंदिर में और पूजा का थाली लेकर, क्या उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा? और जो आदमी बाहर गेट के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, गेट के पास खड़ा होकर सिर्फ ध्यान लगा रहा है, क्या उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा? अब बाद में यह पता चलता है कि जो आदमी पूजा का थाली लेकर भगवान के क्लोज, मतलब वो स्टैचू के क्लोज जाता है, स्टैचू के नजदीक जाता है और अपना समर्पण दिखाता है, टीका लगाना, ये करना, फूल चढ़ाना, ये दिखाना कि दैट द गॉड प्लीज एंड लिसन टू मी। समझ में आ रहा है? आई एम वर्शिपिंग यू। लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा है, गेट पर खड़ा है, क्या उनके दिमाग में कोई ऐसा भावना नहीं है? बताओ। दिखाना जरूरी है, फूल पत्ता जो होता है वो ले जाकर चढ़ाना, तभी भगवान आपका विशेष को पूरा करेंगे। और जो आदमी गेट पर खड़ा है वो, हाँ, इफ योर, अगर आपका जो मन जो है, जो बोलते हैं, ठीक है, इफ यू आर प्यूरिफाइड फ्रॉम, इफ यू आर प्यूरिफाइड विद इन सेल्फ, से अंदर से आप अगर प्यूरिफाइड हो, तो आप कहीं से भी पूजा करो, यहां से भी ध्यान लगाओ, तो आपका ध्यान सुना जाएगा। ये चीज रामायण में भी बताया गया। समझ में आ रहा? तो इसमें क्या था? द वन हु स्टैंड्स ही ऑल्सो सर्व्स। जो आदमी बाहर खड़ा रहता है वो भी सर्व करता है। तो ये सोच लाना दिमाग में, ये सोच लाना, रादर देन विजिटिंग एनी टेम्पल, बिकॉज टेम्पल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू द गॉड। इट्स द बेस्ट पैलेस। सबसे अच्छा प्लेस कोई है तो टेम्पल है, माना जाता है। लेकिन द वन हु इज नॉट एबल टू गेट इनटू द टेम्पल, so do you think that God will not listen to his voices, will not listen to his wishes? Will definitely fulfill his wishes also. Why? उनका भी तो इच्छा पूर्ण होगा ना। तो ये सोच लाना कि मुझे मंदिर में जाकर, मुझे दिखावा नहीं करना, मुझे मंदिर में जाकर नहीं, मुझे अंदर से ही सही रहना है, अंदर से ही सही रहना। अगर अंदर से हम सही हैं, यहां से ही अगर हम ध्यान लगाएंगे, तो हमारा जो विशेष है, द विशेष दैट आई हैव, it is going to be fulfilled by the God, because God listens to anyone who is in the need of him. The Pulley, read the poem The Pulley by George Herbert, the writer from metaphysical era. The Pulley, सब कुछ मिला, है ना? लव, समझना, लव, मर्सी, डेडिकेशन, है ना, हैप्पीनेस, सब कुछ मिला। When the God was giving a kind of gift to the humankind, मनुष्य को जब भगवान जब प्रदान कर रहे थे, तो लव मिला, सैडनेस मिला, है ना, हैप्पीनेस मिला, समझ में आ रहा है, मर्सी मिला, दया का भी भावना। तभी तो हम लोग किसी नीडेड आदमी को देखते हैं, जिसको जरूरत है, तो हम उसको दान कर देते हैं या कुछ दे देते हैं पैसा। मर्सी भी मिला, सब कुछ मिला। बट when the matter arises of गिविंग ह्यूमन काइंड द पीस, जब पीस देने का समय आया, तो गॉड स्टॉप फॉर अ मोमेंट। गॉड एक पल के लिए रुक गए, और रुकने के बाद वो सोचे कि अगर हम ये भी दे देंगे तो द ह्यूमन विल नॉट रिमेंबर मी, दे विल सिंपली स्टार्ट फॉरगेटिंग मी। अगर ये पीस, शांति भी मैं अगर प्रदान कर देता इंसान को, तो वो तो मुझे भूल ही जाता। दैट्स व्हाई द गॉड डिड नॉट गिव peace to the humankind. So the concept, समझना, जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा दिमाग को कैनोनाइज करा दे, वो सारे आइडियाज जो तुम्हारे दिमाग में आए और तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे पूरा बॉडी को क्लीन करके कैनोनाइज कर दे, तो जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हो वही कैनोनाइजेशन कहलाता है। तो इसमें बता रहा है कि हाउ माई लव बिकेम कैनोनाइज, मेरा प्यार किस तरीके से कैनोनाइज हुआ। समझ में आ रहा है? तो कैसे बोलता है, समझना, कि अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, समझना, ये ही टुक द एग्जांपल ऑफ किंग, फिर मॉन्यूमेंट्स का एग्जांपल लेता है ना, एंड देयर द बेस्ट लाइन, बेल राउट अर्न, याद है? एल राउट अर्न, ये लाइन बहुत ही फेमस है, याद है कुछ? क्लीनथ ब्रुक,
बोलता है कि अगर मैं राजा होता तो मुझे मॉन्यूमेंट मिलता, मरने के बाद मुझे मॉन्यूमेंट मिलता दफनाने के लिए। जैसे देखो टॉक अबाउट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को मरने के बाद राजघाट मिला। राजघाट, राजघाट में क्या है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है एक बड़ा जमीन पर। तो बोलता है कि बहुत सारे अनेकों राजाएं हुए हैं, और बहुत सारे राजा ऐसे हैं जो अपना दिखाने के लिए, बहुत सारे राजा का जो कब्र बना हुआ है वो इतने एकड़ में बना हुआ है कि लोग आते हैं, टहलते हैं और घूमकर चले जाते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, टहलते हैं और चले जाते हैं। चढ़ावा को चढ़ाते होंगे, अगर फेमस है मतलब उनको लोग समर्पित है तो उनके तो लोग आते हैं, चढ़ाते हैं चढ़ावा अपना, वो चले जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे मॉन्यूमेंट्स की तरह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उतना अमीर भी नहीं। समझो बात को। He is simply saying that I do not need any monuments to be buried, where my, जहां पर मेरा जो समाधि स्थल है ना, जहां पर मेरा संस्कार हुआ था, वो इस तरीके से दिखे कि लोग आए और ट्रैवल करें वहां पर और चले जाए। मुझे क्या चाहिए, मैं पोएट हूं, मुझे ये चाहिए कि एक किताब में एक पन्नों में, समझना, एक किताब का एक पन्ना में सोनेट लिखा रहे, वो सोनेट मेरा रहे, उस सोनेट में मैं कैद हो जाऊं। मुझे समाधि देना ही है तो सोनेट में मुझे जगह मिलना चाहिए। ठीक है, उनके जैसा मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन बड़ा रहता तो राजा का जमीन होता। मुझे क्या चाहिए, मुझे छोटा सा एक जगह चाहिए जिसमें एक सोनेट, कहने का मतलब एक सोनेट लिखा है। सोनेट इज कंपोज्ड ऑफ 14 लाइन्स। तो 14 लाइन्स में पोएट जो है अपना बता रहा है कि मेरा और मेरा प्यार का जो अस्तित्व है ना, जो सिंप्लिसिटी है, जो अस्तित्व जो भी है, वो इसमें आकर, है ना, ठहर जाए। उस समाधि में भी लोग किंग, मतलब कि बाहर के जितने भी पीपल है वो आएंगे, किंग को समाधि में याद करेंगे। मुझे कहाँ याद करेंगे, मुझे सोनेट में याद करेंगे। तो सोनेट में मैं कैद हूं। अब बोलता है क्या कि उन्हें तो चलो समाधि मिला, उन्हें तो एक बड़ा एक जगह, एक एकर्स ऑफ लैंड में उनका एक अच्छा ब्यूरियल है। ठीक है, मेरा क्या है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा कलश जो होता है, एक मिट्टी का जो बर्तन होता है छोटा सा, ओ टू द ग्रेसियन जो हम लोग पढ़े थे जॉन किट्स का, उसमें क्या बोलता है समझना। एक चीज और यहां पर पहले देख लो, यहां तक कोई दिक्कत। ओ टू द ग्रेसियन अर्न, इट्स अ पोएम रिटन बाय जॉन किट्स। देखो, व्हाट इज ब्यूटी, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, द लाइन, द फेमस लाइन, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज, व्हाट इज ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, बताओ क्या होता है ये। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, घूम रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स get confused over there when he listens the line truth is beauty, beauty is truth, because it's the most complicated term you can say, and the most unconditional kind of explaining poetry. ये जो है थोड़ा सा complicated है, because when you will be facing the interview, है ना, sitting in interview, whenever the interview will ask certain kind of question, will get confused over there. Why? Because जब दो बर्ड, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, जब दो बर्ड एक दूसरे से खेल रहा हो, जब दो वर्ड एक दूसरे से खेल रहा हो, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सेंटेंस क्रिएट होता है। कहने का मतलब क्या था यहां पर, समझना। जॉन किट्स क्या बोलना चाह रहा था, कैसे डिफाइन करता है ब्यूटी को। बोलता है कि बिकॉज दिस इज द लाइन टेकन फ्रॉम एज एन काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम और टू द ग्रेसियन अर्न, है ना, ग्रेसियन अर्न में लिखा हुआ है। तो समझना क्या बोलता है। देखो, ग्रेसियन अर्न को वो जब डिफाइन करता है तो एक छोटा सा पॉट है। क्या है, एक छोटा सा पॉट है, सुराही टाइप का, मान लो ऐसे कुछ पॉट। तो इस पे जो ये पॉट पर जो यहाँ पर जो ये तस्वीर बनाया गया है, यहाँ पर तस्वीर बनाया गया है, सब कुछ का तस्वीर बनाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर में जो कुछ भी है, ये तस्वीर में जो कुछ भी है, ठीक है, उसका जो ब्यूटी है वो ठहर गया है। समझ रही हो, उसका जो ब्यूटी है ठहर गया है। कैसे ठहर गया है, समझना। देयर इज ए लवर, यहाँ पर एक लवर है, यहाँ पर एक लवर है और एक और लड़की है, समझना। तो a boy and a girl, they are about to kiss each other, as I have taken the example earlier also, पहले भी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। एक boy and there is a girl, एक लड़का एक लड़की, and they are about to kiss each other, but the fact is that they never kissed each other. उन लोग दोनों एक दूसरे को किस करने को हैं, लेकिन फैक्ट क्या है यहाँ पर, बात क्या है, बात यह है कि they are
नॉट एबल टू किस ईच अदर, वो कभी कर ही नहीं पाए, दे आर अबाउट टू किस बट नॉट येट किस ईच अदर। व्हाई? क्योंकि ये एक जो इमेज बनाया गया, जैसे एक लड़का एक लड़की किस करने वाला है, यहां पर इमेज बनाकर इसको छोड़ दिया गया, तो ये जो ब्यूटी है ये कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए ठहर गया, ये ठहर गया, ठहराओ, ठीक है, ये ठहर गया। तो उन लोग दोनों का प्यार जो था वो जो ठहर गया, किस नहीं कर पाया, लेकिन वो लोग दोनों जो ये जो खूबसूरत पल में ठहर गया, कुछ पल तक ठहर जाना ही खूबसूरती कहलाता है। समझ में आया? सच वही चीज है जो खूबसूरत है, और खूबसूरत क्या है, खूबसूरत क्या है, जो कुछ पल तक ठहरता, वही तो सच्चाई है। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी विच इज चेंजेबल, जो शॉर्ट लिव्ड ब्यूटी होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्यूटी। जो लॉन्ग टर्म ब्यूटी होता है, लॉन्ग टर्म ब्यूटी तभी ब्यूटी पॉसिबल है जब वो ठहर जाए। हम लोग बोलते हैं ना कि ये पेंटिंग है, व्हेन आई टॉट यू प्री रेफ्लेक्ट ब्रदरहुड, तो उसमें हम लोग पेंटिंग का एक बात किया था, डिजिरोसिटी याद करो, पेंटिंग का बात किया था। इसमें एक ऐसा पेंटिंग डेवलप किया गया है, समझना, एक ऐसा पेंटिंग, ठीक है, जिसमें एक लड़की का पिक्चर बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। वो पेंटर जो था बहुत बेहतरीन तरीके से, बारीकी से हर एक चीज, हर एक सुर को देखकर बनाया, ठीक है, समझना। वो पेंटिंग क्यों, आखिर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों आखिर लोग पेंटिंग बनाते हैं और वॉल पर टांगते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? बस देखना, बस खुश, बस देखना, दूसरे को दिखाना, यही इंपॉर्टेंस है क्या? बताओ। पेंटिंग जब बनाया जाता है ना, तो जो पेंटर बना, चलो बोलता है कि बेस्ट पेंटर्स बना, पेंटर जब बनाता है तो हर एक चीज हूबहू उसमें उतारता है, हूबहू जिसको बोलते हैं, हर एक चीज बिल्कुल उसी तरीके से उतारा, जिस तरीके से वो दिख रही थी उसी तरीके से उतारा गया, सेम वे, हर एक चीज, ठीक है। अब अचानक से वो लड़की एक दिन चली जाती है, मर जाती है, शी इज नो मोर, वो इस दुनिया से चली गई। एक लड़की का पिक्चर जो बना हुआ है यहाँ पर, है ना, शी इज डेड, शी इज नो मोर। अब इसके बाद होता क्या है, वो जो पोएट है रॉसिटी, पता है क्या बोलता है, समझना, कि पेंटिंग में इस तरीके से उस मेरी लवर का पिक्चर उतारा, मेरी बिलवेड का पिक्चर उतारा गया था, इस तरीके से उतारा गया था कि आज वो नहीं है, तो सुबह सुबह जब मैं उठा, व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैंने देखा कि अभी भी वो है, बाय दैट पेंटिंग। उसको, जैसे कहने का मतलब, उसको पता है कि ये नहीं है, तो जो 100% पेन है नहीं होने का, वो कुछ हद तक तो कम हुआ ना, बाय व्यूइंग दिस दैट पेंटिंग। इस पेंटिंग को देखने के बाद उसका जो पेन था कुछ हद तक तो कम हुआ। वो पेंटिंग क्या किया, दैट पेंटिंग वर्कड किस तरीके से, उसका पेन को कम करने में, दैट वर्कड इन डिटोरेटिंग द पेन ऑफ द पोएट। पोएट का जो दुख दर्द था उसको कुछ हद तक कमा दिया, क्योंकि उसका पेंटिंग देखा, उसको एहसास होने लगा कि अभी वो जिंदा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो पेंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हेन यू विल रीड द प्री रेफ्लेक्ट ब्रदरहुड, यू विल वॉच द थिंग ओवर देयर, आपको पता लगेगा। अब देखो कैनोनाइजेशन में कहना क्या चाह रहा है, ये समझना, कैनोनाइजेशन में कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि बड़े बड़े राजाओं का तो जमीन था, तो उनको जमीन में समाधि मिला, उनको मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक जगह दे दो सोनेट में, ताकि मैं वहां पर ही जिंदा रहूं। और वो समाधि जो बड़ा किंग का है, उसमें लोग आएंगे और समाधि को देखेंगे, खुश होंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसमें तो कोई भी लोग आएगा और देखकर चला जाएगा, लेकिन मुझे इस सोनेट में वही लोग देखेगा जो मेरा हकदार होगा, जिसके पास कैपेसिटी होगा, पावर होगा पढ़ने का उस सोनेट को और समझने का, तभी वो मुझे फाइंड कर पाएगा कि ओके, जॉन डन इज विद इन दिस लाइन, इन जस्ट 2 लाइन। जॉन डन हैज रिटन 14 लाइन, समझना, जॉन डन हैज रिटन 14 लाइन, बट 14 लाइन में से कौन से लाइन में सोया हुआ है, सो ही इज स्लीपिंग इन जस्ट 2 लाइन। So the one who will have that capacity to find that, वही समझेगा कि कौन सा लाइन में जॉन डन सोया हुआ है। क्लियर, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ फ्रॉम एडल्टहुड टू द सेंटहुड। कुछ भी नहीं करना, मतलब कि एक दुनिया में ऐसे जी रहे थे, पागलों की दुनिया में, मुझे लगा कि अब ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने आप को, तो मैं चला गया सेंटहुड का दुनिया में, जहां पर मेरा दिमाग कैनोनाइज हो गया। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन। तो ये भी तो बोल सकता था कि मैं भी पोएट हूं, मुझे भी एक बड़ा समाधि चाहिए। रादर देन गोइंग फॉर दैट, ही सिंपली
demanded that I want some lines and in the sonnet to sleep. मुझे छोटा सा पंक्तियों में मुझे सुला दो, मैं वहीं पर सही हूं। तो ये सोच आया कैसे? ये सोच तभी आएगा when a person becomes canonized. Otherwise it's not possible. Anyone you will meet in the surrounding that they are totally concerned about this materialistic pleasure. They are not thinking about that thing. So the one who has that capacity to think about that thing, definitely his mind has become canonized. That is the canonization. Now coming to the line देखना, For God's sake hold your tongue and let me love. भगवान के लिए मुझे प्यार करने दो। अब जॉर्डन का जब बात करता है तो देयर ही इज यूजिंग द डायरेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज वेयर द लैंग्वेज वेयर द सब्जेक्ट और द कंटेंट दैट वी से कंटेंट और सब्जेक्ट इट डायरेक्टली इंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ द रीडर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज। बोल रहा है क्या? देखो, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए मुझे प्यार करने दो, ठीक है? भगवान के लिए मुझे प्यार। बोल रहा है कि मुझे तंग मत करो, मुझे मेरे बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट मत करो, बीच में कोई भी स्टैकल कुछ परेशानी क्रिएट मत करो, मुझे प्यार करने दो। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपने जीभ पर कंट्रोल रखो, ज्यादा मत बोलो, मुझे प्यार करने दो। क्लियर? और क्या बोल रहा है सुनना, और बोल रहा है चीड माई पैल्सी और माई गॉड। अगर तुम्हें मजाक ही उड़ाना है तो बोल रहा है पैल्सी, देखो क्या बोल रहा है, पैल्सी और माई गॉड। ये बीमारी है, एक गठिया और एक पैरालिसिस, जो पैरालिसिस को बोलते हैं। अगर तुम्हें मजाक ही उड़ाना है तो ये समझकर मुझे मजाक उड़ाओ कि मेरे शरीर में पैरालिसिस है और गॉड है, गठिया बीमारी है। इतना तक मुझे मजाक उड़ा सकते हो। बट लिसन क्या बोलता है, कन्फाइन योरसेल्फ, अपने आप को उतने तक ही सीमित रखो जहां तक तुम्हें बोलना चाहिए इस चीज को, बस उतना ही तक अपने आप को सीमित रखो, उससे ज्यादा नहीं बोलना। उससे ज्यादा अगर बोलोगे तो फिर बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरे प्यार करने से किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा। बिकॉज व्हेन वी आर लविंग ईच अदर सो इट इज नॉट हार्मिंग एनीथिंग। ना ही उस ओशन में जो करंट उठ रहा है जोर से, मेरे आंख भरने से ना ही वो करंट उठ रहा है, मुझे रोने से ना ही ज्यादा बरसात हो रही है, ठीक है? और मुझे प्यार करने से ऐसा थोड़ी है कि स्प्रिंग सीजन को आने से मैं टाल दिया। स्प्रिंग सीजन जो आने वाला था उसको मैंने टाल दिया, ऐसा थोड़ी कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब व्हेन अ कपल लव्स ईच अदर, समझना, जब एक कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उससे कोई भी द नेचर रिमेन्स अनएफेक्टेड। दिस इज द थिंग ना, समझना। बोलता फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग लेट मी लव, और चीड माई पैल्सी और माई गॉड। क्लियर? और चीड माई, अगर तुम्हें मजाक उड़ा तो मेरे इन्फिर्मिटीज को मजाक उड़ा। कौन सा इन्फिर्मिटी? समझो कि मुझे पैरालिसिस अगर गॉट हो गया, गठिया बीमारी हो गया। क्लियर? माई 5 ग्रे हेयर और रुइंड फॉर्चून फ्लॉट, और मजाक उड़ाना है तो मुझे देख लो कि मेरा जो ग्रोइंग एज है, एज को लेकर मजाक उड़ाओ। जो बोल रहा है ना 5 ग्रे हेयर, मेरा तुम्हें लग रहा है कि ये बूढ़ा हो रहा है तो बुढ़ापा का मेरा मजाक उड़ाओ ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? और रुइंड फॉर्चून फ्लॉट, और जो मैंने अपने जवानी के दिनों में, या फिर तुम्हें लगता है तो जो मैंने अपने दिनों में जो भी संपत्ति था, जो मैंने बेकार कर दिया, संपत्ति को क्या कर दिया, उड़ा दिया, है ना, किसी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया, तो उस चीज पर तुम मजाक उड़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अब देखो, विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट्स इंप्रूव, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट्स इंप्रूव, टेक योर कोर्स एंड गेट यूर प्लेस। अब बोल रहा है क्या, देखो बोल रहा है टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। बोल रहा है क्या कि काम करो, तुम जाओ और जाकर कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। मतलब तुम, कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं खाली बैठे हुए हैं और तुम्हें मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम कुछ भी करोगे, लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोलेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नो वन वांट्स to see the other people achieving his success in his life. No one wants to see, even the family members. समझ में आ रहा है? तुम्हारे अपने भी तुमको सक्सेस होना नहीं देखना चाहते, सक्सेस होते हुए तुमको अपने भी कोई भी आदमी नहीं देखना चाहता। तो ये बोल रहा है, उन सब लोगों को करारा जवाब दे रहा है कि वी आर लविंग ईच अदर, सो आप कौन हो जो इस तरीके से आप मुझे परेशान कर सकते हो? कौन हक दिया आपको? और अगर मजाक ही उड़ाना है तो फिर इस तरीके, मेरा गठिया बीमारी और ये गॉड को, पैल्सी को, इस चीज को मजाक उड़ाओ। Why are you making fun? Why are you cheating my the essence of my love? Why are you making that? आपको वो चीज तो नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब देखो, टेक योर कोर्स, जाओ, जाकर उस फील्ड को चुनो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है।
ठीक है, अब सुनना, गेट यूर प्लेस, उसमें तुम्हें जगह मिलेगी, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। अब देखो क्या बोलता है, ऑब्जर्व हिज ऑनर। अब तुम क्या करो, राजा के पास जाओ, राजा के पास जाकर राजा के पास बैठो, उसके कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाकर उसका वाहवाही करो। वाहवाही करने से राजा राजा खुश होकर तुम्हें कुछ पैसा दे दे, तुम्हें कुछ मुद्राएं मिल जाए और वो मिलने के बाद तुम खुश हो जाओगे। ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से अब्यूज है, इनडायरेक्ट रूप से अब्यूज है। बिकॉज सनराइजिंग में देखो, सनराइजिंग क्या बोलता है, बीजी ओल्ड फुल अनरूली सन वाइट दोस दाउ डज एंड थ्रो विंडोज थ्रो कर्टन्स कॉलोनस। बोलता है कि ओ मूर्ख, बीजी ओल्ड फुल, बूढ़े सुर्रे, ओ मूर्ख बूढ़े सुर्रे, तुम क्यों आकर मुझे मेरे बेडरूम में तुम झांक रहे हो, वाई आर यू डूइंग दैट, बीच में तुम क्यों आकर अड़चन डाल रहे हो। तो उसमें भी यही बात बोल रहा है, इसमें भी वो डांट रहा है, लेकिन इसमें जो डांटने का तरीका है ये थोड़ा सा नॉर्मल है, कैजुअल है, ये थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से। उसमें तो डायरेक्ट गाली दिया है, बीजी ओल्ड फुल अनरूली सन, बिना नियम से चलने वाले सूर्य, तुम्हें आना था कुछ देर बाद तो आ जाते हो तुम पहले, एट द सेम टाइम यू आर चेकिंग ऑन मी, तुम इस तरीके से आ रहे हो, है ना, और तुम इस तरीके से मुझे देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे झांक रहा है। एंड व्हेन समवन इज मेकिंग लव एंड इफ द अदर्स आर creating impediments while the way, so definitely the man will start revolting against it, definitely। तो कुछ तो वो बोलेगा ना उसके अगेंस्ट में। तो ये गुस्सा होकर बोलता है, बीजी ओल्ड फुल अनूलिसन वाइट दोज डाउदर्स थ्रो विंडोज एंड थ्रो कर्टन्स कॉल, कभी कॉलोनस, कभी खिड़की से, कभी कर्टन के पीछे से, कभी पर्दों के पीछे से तुम मुझे झांकते हो, ये तुम्हें शर्म नहीं आती। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सुनो, इसमें देखो क्या बोल रहा है, टेक यूर कोर्स, गेट यूर प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर, हु इज हिज हियर, किंग के लिए। क्लियर, और द किंग्स रिऑल और हिज स्टैम्प फेस, और हो सकता है उस जब तुम्हें वो मुद्रा कुछ, वो सिक्का कुछ मिल जाए तो उस पर भी उस राजा का फेस, मतलब फेस बनाओ, तो उसको देखो, उसमें देखने में अपना समय को व्यतीत करो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे क्यों अड़चन डाल रहे हो। क्लियर, आगे, सो यू विल लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। बोल रहा है अलास अलास, हु इंजर्ड बाय माय लव, बोल रहा है क्या कि हु इज इंजर्ड बाय माय लव, मेरे प्यार करने से किसको परेशानी हो रही है, कौन, किसको तकलीफ हुई, किसको चोट पहुंचा। देखो क्या बोलता है, व्हाट, बोल रहा है व्हाट मर्चेंट शिप हैव माय साइड ड्रॉन, बोल रहा है क्या कि मेरे आंख भरने से कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा तूफान उठ गया समुद्र में और बहुत सारे शिप जो थे वो डूब गए, कोई इंपैक्ट पड़ा, कोई ऐसा ब्रॉडर इंपैक्ट पड़ा किसी चीज पर, नहीं पड़ा। अब देखो बोलता है Who says my tears have overflowed his ground, कि मुझे मेरे रोने से ऐसा कुछ ना बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया और किसी को परेशानी हुई, नहीं। अब देखो बोल रहा है when did my coals of forward spring remove, और बोल रहा है क्या कि मेरे, बोल रहा है देखो सुनो, बोल रहा है when did my coals of forward spring remove, अब मुझे जो बीमारी हुई, मुझे कोई ऐसा बीमारी है जिसके कारण क्या हुआ कि स्प्रिंग सीजन आने से रुक गया। ठीक है, मेरे अंदर कोई कोल्ड आई, मतलब मैं प्यार में, अगर मुझे कोई बीमारी है, मैं प्यार में कुछ, मतलब मेरे चीज में कुछ है, तो उससे थोड़ी कि कोई सीजन पर रोक टोक हो रहा है मेरे कारण। द सीजन रिमेन्स अनचेंज्ड, वो आना, जिसको आना है वो आएगा। क्लियर, अब समझना, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग सीजन, दैट माय लव इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, है ना, फॉर द स्प्रिंग सीजन टू कम टू विजिट, है ना, इन द क्लाइमेट। अब समझो, when did my coals of forward spring remove and when did the hits which my veins feel, अब देखो हिट्स माई वेन फील, मतलब मेरे नस नस में जो प्यार का जो ये जो वार्मनेस जो भरा हुआ, बोलता है मेरे नस नस में जो प्यार का वो गर्माहट जो भरा हुआ है ना, वो कहीं कुछ इंपैक्ट डाल रहा है, किसी चीज पर इंपैक्ट डाल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, फिर से सुनना, देखो when did my coals of forward spring remove, उसके बाद बोल रहा है when did the hits which my veins feel add one man to the plague wheel। अब देखो add one man to the plague wheel का मतलब समझना, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे नस में जो गर्माहट भरी हुई है प्यार का, जो हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो ऐसा इंपैक्ट नहीं डाल रहा ना किसी पर कि वो एक आदमी जो अभी जिंदा था कुछ देर बाद वो मर गया, मेरे कारण मर गया, वो वार्मनेस के कारण मर गया, वो तो इंपैक्ट नहीं डाल रहा मेरा प्यार करने का तरीका से कोई और मर तो नहीं गया ना। एड बोल रहा, एड इन द प्लेग व्हील, उस टाइम पर बहुत सारे प्लेग फैलते थे जिसके कारण क्या होता था, बहुत सारे लोग मरते जाते थे और उसका काउंटिंग भी चलता रहता था कि लोग लगातार मर रहे हैं, फिर आज इतने मरे, इतने तादाद में मरे, इतने अमाउंट में फिर मरे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई एक और आदमी उस प्लेग बिल में उनका नाम आ गया मेरे कारण। समझ में आया, व्हाट इज प्लेग बिल? प्लेग बिल
प्लेग बिल। बिल कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें हमको रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। बिल क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग होते हैं, सॉरी रिकॉर्ड होते हैं। क्या चीज का रिकॉर्ड होता है, हो सकता है कुछ तुम्हारा कुछ लिए होगा लेन देन का रिकॉर्ड बिल में। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेग बिल, जिसमें लोग पहले उस टाइम पर एट दैट टाइम ड्यूरिंग, बिकॉज दिस राइटर इज फ्रॉम एलिजाबेथन पीरियड, उस टाइम पे, तो उस टाइम पर होता क्या था कि जितने भी लोग मरते थे, प्लेग उस टाइम पे नॉर्मल था, कॉमन, मतलब कि लोग मर रहे थे, लगातार मर ही रहे थे, क्लियर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे नस में वो जो खून दौड़ रहा है वो प्यार का, वो इतना ज्यादा गर्माहट प्रदान किया कि किसी और को इफेक्ट कर दिया हो, और उनका नाम भी एक आदमी फिर से ऐड हो गया मरने के बाद इस प्लेग बिल में। मतलब अगर मान लो 200 आदमी मरे थे प्लेग से, तो +1 हो गया, ये भी इसमें नाम आ गया कि ये भी मर गया इसके कारण, इस लवर के कारण, और इनका नाम प्लेग बिल में आ गया। कहीं 200 से 201 आदमी तो नहीं हो गया, और एक आदमी किसके कारण, वो प्लेग बिल के कारण, प्लेग के कारण नहीं, मेरे नस में जो गर्माहट है उससे कुछ बीमारी हुई जिसके कारण वो मरा, और इसका नाम आ गया, अनदर मैन इज एडेड, है ना, द प्लेग बिल। क्लियर, कोई दिक्कत, प्लेग बिल। आगे देखना, फटाफट देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये सब है, सब देखना, ध्यान रखना। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स और लॉयर्स फाइंड आउट अ स्टील। और कहीं इससे तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि सोल्जर्स फाइंड वार और लॉयर, मतलब कि लड़ाई झगड़े तो कुछ नहीं हुए ना, लड़ाई झगड़े तो कुछ नहीं हुए, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं हुआ। हम कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो भी चीज इस दुनिया में सब रिमेन्स अनचेंज। तो फिर मेरे प्यार करने से दिक्कतें क्या हो रही है, तो जब दिक्कत नहीं रहे तो वाई आर यू क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल, क्यों तुम क्रिएट करो इंपेडिमेंट्स, मेरे बीच में क्यों डाल रहे हो। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे देखो, समझना, बोल रहा है क्या, लिटिजियस मैन एंड क्वेरल्स मूव, देखो तो सी एंड आई डू लव, मेरे और उसके प्यार करने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, कॉल अस व्हाट यू विल, जो चीज से मुझे पुकारना चाहते हो वो चीज वो मुझे बोलकर पुकार सकते हो। वी आर मेड टू सच बाय लव, क्योंकि हम लोग प्यार में एक ही है। अब आगे प्रूव करेगा बाय द सिंबल ऑफ फेनिक्स, फेनिक्स का सिंबल से प्रूव करेगा। फेनिक्स इज अ काइंड ऑफ वर्ड, इट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही मेल है ना फीमेल है, बिकॉज उसमें इस तरीके से दोनों का मिक्सिंग है, ठीक है, मेल और फीमेल का इस तरीके से मिक्सिंग है कि वन कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज मेल और फीमेल। इस तरीके से दो सेक्सेस, इस तरीके से दो सेक्सेस, समझना, मेल और फीमेल, एक पक्षी, एक पक्षी, एक पक्षी, ठीक है, इसमें मेल और मेल का भी कुछ और फीमेल का भी कुछ, इस तरीके से मिक्स हो गया है ना कि पता ही नहीं चल रहा कि इसका सेक्स है क्या, इससे पता ही नहीं चल रहा इसका सेक्स है क्या, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है, इस तरीके से भूल गया। तो हम लोग दोनों भी इस तरीके से भूल गए हैं एक दूसरे में, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, समझना, कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर, क्या है, फ्लाई, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। अब देखो क्या बोल रहा है, वी आर टैपर्स टू, देखो हम लोग एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। बोलता है बी आर टैपर्स टू, हम लोग टैपर्स की तरह, टैपर्स एक समझना कैंडल की तरह, एक देखो यहाँ पर कैंडल का सिंबल लिया, कैंडल की तरह, कैंडल का सिंबल लिया, ठीक है, समझना कैंडल्स का सिंबल कैसे लिया। देखो बोल रहा है कि कैंडल अब जलता है, कैंडल कैसे अपने आप को जलाता है, टू बिकम, टू अटेन दैट स्पिरिचुअलिटी। तो बोल रहे हम लोग प्यार है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और हम लोग एक तरह के क्या है, समा है, समा जिसको बोलते हैं टैपर, समा, समा, समा और परवाने, समा कहे परवाने से परे चले जा, चले जा, इट्स अ ओल्ड सॉन्ग। इसमें क्या बोल रहा है, समझना, एक कैंडल अपने आप को और ज्यादा चमकदार बनाता है विद दैट बर्निंग, जब तक अपने आप को नहीं जलाएगा वो नहीं चमकेगा। कैंडल का भी वही चीज है। तो यहाँ पे जो टैपर्स है, समा है, लवर्स जो है समा बन जाते हैं, ठीक है, लवर्स को बताया क्या, भैया टैपर, हम लोग समा की तरह है, अपने एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और खुद से जलकर मर जाते हैं। समझ में आ रहा है, देखो बोल रहा है क्या, कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, हम लोग दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, वी आर टैपर्स टू एंड एट आवर ऑन कॉज डाई, हम लोग अपने ही कारण मर जाते हैं। क्लियर, देखो, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड डव, ईगल एंड डव का बोल रहा है, ईगल एंड डव, हम लोग एक दूसरे में ही, ईगल एंड डव है, ईगल एंड डव, दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, है ना, ईगल एंड डव। देखो क्या बोल रहा है, ईगल, व्हाट इज ईगल एंड डव, ईगल एंड डव,
डव एक पक्षी है जो कि इनोसेंट के लिए मानी जाती है, इनोसेंट। और ईगल जो है किस चीज के लिए, बताओ, एग्रेसिवनेस के लिए। ईगल किस चीज के लिए, एग्रेसिव है ना, ब्रूटल है, थोड़ा ब्रूटैलिटी के लिए माना जाता है ना, बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो पोएट्री है, पोएट्री में तुमको थोड़ा सा इसे पकड़ना पड़ेगा। देखो समझना, जैसे इसको टायरेनिकल भी बोल सकते हैं, है ना, टायरेनिकल भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं। देखो एक इनोसेंट है और एक थोड़ा हरामी टाइप का आदमी है, मे बी ही इज द काइंड ऑफ अ ब्रूटल पर्सन और सी इज इनोसेंट। तो हम लोग एक दूसरे में क्या है, एग्रेसिव भी हैं, और एक दूसरे में क्या है, इनोसेंट भी हैं। हम लोग शांत भी हैं और गुस्सैल भी हैं। कहने का मतलब हम लोग अपने आप में परिपूर्ण हैं। एक लवर में दो जब क्वालिटीज आते हैं तो परिपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर, आप समझना आगे। इसको टायरेनिकल और सेफ बोला जाता है, इसको सेफ और टायरेनिकल। अब देखना, इसको जेंटलेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको जेंटलेस्ट भी बोल सकते हैं, जेंटलेस्ट, इसको टायरेनिकल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखना, बोल रहा है एंड बी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव द फिनिक्स रिडल हाथ मोर वीट। अब फिनिक्स रिडल क्या है, हम ही लोग से। फिनिक्स रिडल आप जब पढ़ोगे, है ना, आप सोफोक्लिस का भी ऑडिपस द रेक्स में देखे होगे, उसमें भी था। फिनिक्स बोल रहा है कि फिनिक्स रिडल हम ही लोग से चल रहा है, हम ही लोग से फिनिक्स रिडल का अस्तित्व है। ठीक है, अब समझना क्या है। देखो फिनिक्स रिडल हाथ मोर बीट बाय अस विद टू बीइंग वन और इट। ठीक है, दो हैं लेकिन एक ही है, दो हैं लेकिन एक ही है, देखने में दो लग रहे हैं लेकिन एक ही है। सो टू द न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। इसीलिए हम लोग दोनों का एक मेल एक फीमेल सेक्सेस इस तरीके से एक दूसरे में सिमट गया है, एक दूसरे में इस तरीके से सिमट कर रह गया है। ठीक है, कि मानो जब आप पता लगाना चाहेंगे तो यू कैन नॉट इजिली आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज मेल और फीमेल। इस तरीके से सेक्स भूल कर चले गए। फिनिक्स जो पक्षी होती है, उसमें पक्षी जो होता है उसमें इस तरीके से दो सेक्सेस का अमलगेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से दो चीज भूल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। और इसमें यही चीज होता है कि ये मर गया और ऐसे से फिर से रिबर्थ ले लेता है। कहने का मतलब लवर्स कभी मरते नहीं। एक लाइन था, बिकॉज द लाइन फ्रॉम माई पोएम जो हम लिखे थे, उसमें क्या था, ट्रू लवर सीम्स टू बी साई, ट्रू लवर सीम्स टू साई, बहुत पहले लाइन लिखे थे, बट नेवर डाई। ठीक है, अब देखो ये सब बताने से क्या उसको फील हो रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ईच एंड एवरी वन शुड मेक वंस लव इमोर्टल। हर एक को अपना प्यार को इमोर्टल बनाना चाहिए, कैनोनाइज बनाना चाहिए बाय अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ कैनोनाइजेशन। So canonization is a process. So he is supplementing the kind of process through which you can make your love canonized. Clear? कोई दिक्कत? What is canonization? Definition clear? आगे देखो, बोल रहा है कि we die and rise the same and prove mysterious by this love। और इसी तरीके से हम लोग mysteriously prove एक दूसरे में हो जाते हैं। लोग मुझे समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। So this is the way a lover can prove that they are mysterious। अब देखो, We can die by it if not live by love। बोलता है बोलता है कि प्यार में अगर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते तो मर तो सकते हैं। He is supporting some of the lines for the lovers, the one who is always quoting some beautiful line, है ना, while praising है ना his mistress eyebrow। So maybe a paper simming boy who is writing some few lines, a kind of boyful ballad made to his mistress eyebrow। एक ऐसा छोटा बच्चा जो चाहता है कि हम कुछ लिखें, किसके लिए, अपने मिस्ट्रेस का आईब्रो पर कुछ लिखे। शेक्सपियर भी बताया ना 7 एजेस में, मिस्ट्रेस का आईब्रो पर कुछ लिखे। तो वो उन सारे बच्चों को ये लाइन दिया है कि यू कैन यूज योर लाइन, कि क्या कि क्या बोल रहा है, देखना, वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लिव बाई लव। हम लोग मर तो सकते हैं, अगर जिंदा नहीं रह सकते तो मर तो सकते हैं ना। क्लियर, आगे, एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हियर्स। अब देखो क्या बोलता है, इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हियर्स। टुम्स इसको बोलता है। टुम्स क्या होता है, जो अभी हमने बताया, क्या, एक बड़ा मॉन्यूमेंट जिसमें समाधि दिया जाता है। ठीक है, और हियर्स का मतलब होता है फ्यूनरल। हियर्स का मतलब क्या होता है, फ्यूनरल। क्लियर, अब देखो
बोल रहा है क्या कि एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स और हियर्स, अगर मैं अनफिट हूं किसके लिए, उस उन फ्यूनरल को पाने के लिए और उस टूम्ब में अपना जगह पाने के लिए, तो मुझे छोटा सा जगह सोनेट में दे दो ना, किताबों में, मैं किताबों में सोनेट में पढ़ा रहूंगा। क्लियर? अब देखो बोल रहा है एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स और हियर्स आवर लेजेंड भी उन लोगों को मिल सकता है, इट विल बी फिट फॉर वर्स, बट लेकिन आवर लेजेंड भी इट विल बी फिट फॉर वर्स, लेकिन हम किस चीज के लिए फिट बैठेंगे, इट विल बी फिट फॉर वर्स, हम लोगों का अच्छा है कि ये छोटा सा जगह दे दो इस सोनेट में, इस पोएट्री कलेक्शन में, इस किताब में। क्लियर? आगे समझना। बोल रहा है क्या कि इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, अगर हम लोगों को क्रॉनिकल करने का मतलब अगर हम लोगों को तो हिस्टोरियन की तरह, मतलब मरने के बाद जो प्रसिद्ध होते हैं, मरने के बाद उनको मॉन्यूमेंट में जो जगह मिला, हमें अगर मेरा अस्तित्व बचाए रखना चाहता हो तो मुझे एक छोटा सा वेल ब्राउट अर्न, कहने का मतलब एक छोटा सा अच्छा बनाया हुआ एक छोटा सा पॉट में मेरे एसेस को डाल देना और किसी कॉर्नर में रख देना। मैं ठीक उसी प्रकार से जीवित रहूंगा तुम सबके बीच में, जिस प्रकार से लोग उन सभी मॉन्यूमेंट्स में जाकर के लोग बड़े बड़े राजा को याद करेंगे, ठीक उसी प्रकार से मैं भी, मतलब rather than occupying a large space, rather than demanding for an acre of land, है ना, for his burial, he simply demanded, वो बस बोलता क्या है कि मुझे एक छोटा, simply demanded a corner in the house, एक छोटा सा कॉर्नर दे दो, वहीं पे मैं जिंदा रहूंगा। तो बताओ, बड़ा चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा चीज में खुश रहना है। सो ये जो सोच अगर तुम अपने अंदर लाए तो तुम कैनोनाइज के टुवर्ड्स हो, that you have started transforming yourself at the level of canonization। क्लियर? समझ में आ रहा है? छोटा छोटा चीज बताना चाह रहा है, इसे कुछ सीखना है। आगे देखो, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, अगर हम लोगों को कोई ऐसा शांति वाला जगह कोई नहीं मिलेगा तो कम से कम वी विल बिल्ड सोनेट प्रिटी रूम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सोनेट में कैद हो जाएंगे और वही हमारा चार दीवार होगा, वही हमारा रूम होगा। क्लियर? अब देखो, एज वेल एज अ बेल राउट अर्न बिकम्स, जिस तरीके से वेल राउट अर्न एक छोटा सा पॉट जिसमें एसेस को डाल दिया जाता है, वो कहीं छोटा जगह पर रख दिया जाता है, वो बन जाता है उतना ही पवित्र जितना कि एक समाधि दिया जाता है बड़े आदमी को। क्लियर? द ग्रेटेस्ट एसेस half acre tombs and by these hymns all shall prove, और ये जो हमने अभी बताया, मेरा जो प्यार का जो अस्तित्व है, ये shall prove as canonized for love, यही सब हम मुझे बताएगा कि छोटा सा छोटा चीज में खुश हो जाना। लवर्स को कुछ नहीं चाहिए, लवर्स को बस उसका एक जगह दे दो, वो खुश रहेगा, कम ही कमाएगा, खुश रहेगा। कहने का मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि हमें वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया नहीं चाहिए, बड़ा दुनिया, उसमें हमको दिखावा नहीं करना है, हमको बस छोटा सा कुछ कॉर्नर, छोटा सा स्पेस, छोटा सा जगह में ही खुशी भी आ सकती है, मुझे कोई बड़ा चीज नहीं चाहिए। क्लियर? rather than occupying that larger space, I would prefer to go inside just है ना, small burial kind of urn, उसमें मुझे जाना उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा जितना कि एक राजा को एक टुम्ब में जाना अच्छा लगता है। क्लियर? अब देखो, द ग्रेटेस्ट एसेस half acre tombs तो बता चुके हैं, एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल प्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर, इसी तरीके से लोग हम लोगों को याद करेंगे दैट वी आर कैनोनाइज्ड। क्लियर? अब देखो क्या बोलता है, एंड दैट इन्वोक अस, अब देखो यहाँ पर समझना, दैट इन्वोक अस, तो लोग जो हैं, अब ये बोल रहा है क्या कि हम लोग, अब ये जो कैनोनाइज्ड लवर है तो ये एक उदाहरण बन गया सबके लिए। ठीक है? तो लोग जितने भी लोग हैं, आप क्या करेंगे, कोई भी कविता कोई लिखा जाएगा तो इन दोनों को, कपल को, लवर को याद किया जाएगा, इन दोनों को याद किया जाएगा। तो बोल रहा है कि द इन्वोक अस, तो हम लोगों को बुलाना जब कभी भी तुम कुछ लिखना, क्योंकि वी आर कैनोनाइज्ड, और अगर हम लोग आएंगे तो तुम्हें अपना पैटर्न देंगे, किस तरीके से हम लोग प्यार किया करते थे, और एक बार जब वो पैटर्न बता देंगे तो तुम्हारा लव भी कैनोनाइज हो जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, सुनना, वही चीज है, आगे रिपीट होगा, एंड दैट इन्वोक अस, हम लोग को बुलाना, यू हुम रिवरेंट लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, क्योंकि अब बोल रहा है कि तुम ही लोग तो हो, ऑडियंस को नहीं। अब शुरू उस लाइन में क्या बोल रहा है, दैट इन्वोक अस, हम लोग को बुलाना, मतलब ऑडियंस को ये बता रहा है कि हम लोग को बुलाना। अब ऑडियंस क्या बोलेगा, सुनना, यू हुम रिवरेंट लव मेड वन अनदर, क्यों हम तुम लोग को बुलाएंगे, तो बोल रहा है इसलिए बुलाएंगे क्योंकि तुम लोग जो हो अपना बॉडी को एक हर्मिटेज बना लियो, एक प्योरिफाइड जगह बना लियो। साधु का जो कुटिया होता है वो क्या है, हर्मिटेज है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बॉडी एक हर्मिटेज बन गया जहां पर स्पिरिचुअलिटी आकर के बैठती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या बोल रहा है, अंदाज इन्वोक, हम लोगों को बुलाना जब भी कुछ कविता लिखा जाएगा तो, एंड यू हुम, तुम्हारे ही कारण तो
लव मेड वन अनदर हर्मिटेज, तुम्हारे ही कारण तो तुम लोग दोनों जो है अपने प्यार को एक हर्मिटेज बना लियो, एक दूसरे का जगह बना लियो, पवित्र जगह बना लियो, और उसी जगह में टाउन्स है, सिटीज है, सब कुछ है, चारों वही तुम्हारा है, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। क्लियर? अब देखो आगे, यू टू हुम लव वाज पीस दैट नाउ इज रेज, बोलता है क्या कि ये टू हुम लव वाज पीस, पहले जो प्यार था, प्यार में सच्चाई झलकती थी, उसमें शांति था, लेकिन अब क्या है, देखो नाउ इज रेज, लेकिन अब जो जैसे जैसे दुनिया जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलता चला जा रहा है, ये दुनिया में अब रेजेज ही रेजेज है, सिर्फ और सिर्फ शोरगुल है, हल्ला है, क्योस है, समझ में आ रहा है, क्योस है। वी कैन नॉट फाइंड पीस व्हेन वी कंपेयर द लव ऑफ दिस जनरेशन। द लव ऑफ दिस जनरेशन is having chaos, uncertainties, but the love of that time was having peace. So these are the differences you will find when you will read this two line. Clear? अब आगे देखना, you to whom love was peace that now is red, अब तो वो प्यार दूसरा चीज बन गया, दूसरा प्यार का परिवर्तन हो चुका, बेकार दूसरा तरीके का प्यार बन गया। Who did the whole world soul extract and drove into the glasses of your eyes? अब बोल रहा है क्या who did the whole world soul extract and drove into the glasses, अब क्या बोल रहा है सुनो, अब तुम लोग अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है, एक दूसरे का आंखों में देखकर, जैसे मान लो ग्लास में देख रहे, एक दूसरे का आंखों में देखोगे, तुम लोग दोनों का अपना तस्वीर झलकेगा, तो तुम लोग अपने चार दीवार में ही तुम अपने आप को सिमट लिए, मतलब ना ही तुम्हें कोई अब जगह जाना, ना ही कंट्री जाना, ना ही सिटी देखना, ना ही कोई मॉन्यूमेंट देखना, अब सारे मॉन्यूमेंट, सारे सिटी, सारा चीज ही तुम्हारे उस तुम्हारा उसके लिए और उसके तुम्हारे लिए आंखों में ही परिवर्तित हो रहे हैं और प्रतिबिंबित हो रहे हैं, एक दूसरे का जो इमेज है एक दूसरे में दिख रहा है, मतलब तुम्हारा प्यार जो है कैनोनाइज्ड हो गया। कहने का मतलब इन दिस वर्ल्ड यू वुड रादर गो फॉर एन इमेज, फोटो लेना, फोटो खिंचवाना तुम्हें बहुत पसंद होगा, या फिर इस तरीके से दिखाना, दुनिया को दिखाना, स्टेटस अपलोड करना। यह क्या बोल रहा है कि मुझे इन सब रेजेस से दूर जो शांति था उस प्यार में, वो ही प्यार सच्चाई था, ठीक है, मुझे कोई इमेज, कोई फोटो, कोई फोन ये सब का जरूरत नहीं, मुझे बस एक दूसरे में दिख रहा है, समझ रहा है, विदाउट टेलिंग एनीथिंग ही इज कंसिडरिंग माई सेल्फ, ही इज कंसिडरिंग मी, है ना, ही इज नोइंग मी एंड ही व्हेन फाइंड्स आउट दैट व्हाट आई नीड, वो लड़की बोल रही है कि वो मुझे देखकर नहीं पहचाना था कि मुझे क्या जरूरत है, लेकिन आज हेलो आई वांट दिस, आई वांट दैट, that's it, this is the love of this generation, the generation called the rages generation, the generation having chaos in his life. Clear? कोई दिक्कत? अब देखो, into the glasses of your eyes so made such mirrors and such a spies, a spies का मतलब observing, a spies का मतलब होता है observe deeply, a spies का मतलब observe deeply। अब बोलता है क्या, that they did all to you epitomize, अब क्या बोल रहा है क्या कि सारे लोग तुम लोगों को एक क्या मानेंगे, एक एग्जाम्पल मानेंगे, तुम लोगों को एक समरी टाइप का मानेंगे कि जब भी प्यार का जिक्र करना, कुछ करना ऐसा रहे, कर्नाइजेशन के तुबार जाना है, तो इन लोगों का जरूर एक बार देखना, इन लोगों का जरूर एक बार कविता पढ़ना, तब समझ में आएगा कर्नाइजेशन होता क्या है। क्लियर? अब देखो क्या बोलता है, कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बेग फॉर एवर द पैटर्न्स ऑफ योर लव, यहाँ तक कि कंट्रीज उतने खूबसूरत नहीं होते जितने के क्लेवर एक दूसरे में होते हैं। क्लियर? कंट्रीज, टाउन और कोर्ट्स, टाउन, कोर्ट्स, कंट्रीज, ये सब सारे डिमांड कर रहे हैं कि इतना अच्छा कैनोनाइज, इतना अच्छा ब्यूटी मुझे भी प्रदान करो। ब्यूटी, कौन सा ब्यूटी का ये बात कर रहा है? एक लड़का एक लड़की के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक ब्यूटी होता है। अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, है ना, वो इस चीज का बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या वो जो ट्रस्ट है उसको पैटर्न बोल रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि यहाँ तक कि वो मॉन्यूमेंट भी उस तरीके का ट्रस्ट और ब्यूटी लेने के लिए तरसेंगे, वो टाउन्स भी, वो सिटीज भी सारे तरसेंगे किस तरीके का ट्रस्ट लेने के लिए। उस ट्रस्ट को पैटर्न बोला गया, उस ट्रस्ट को क्या बोला गया? पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न क्या बोलते हैं? जैसे एक लड़का चल रहा है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द पैटर्न इन द पोएम द कैनोनाइजेशन, एट द लास्ट ही इज टेलिंग दैट बेग टू द गॉड दैट आई वांट द पैटर्न ऑफ माय लव। कहने का मतलब एक लड़का को चला दिया जाए, जैसे सपोज तुम्हारा कोई भाई है, कोई बहन है, या फिर कोई दोस्त है, कोई लवर है, चल रहा है, तो उसको दूर से देखने से यू आर नॉट एबल टू सी द फेस क्लियरली, स्पाइट दैट यू विल आइडेंटिफाई दैट ही इज माय ब्रदर, ही इज माय सिस्टर। उसको फेस नहीं दिख रहा फिर भी तुम पहचान जाओगे। क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि उसका चलने का तरीका से। तो दैट आप पेडलिंग और जिस तरीके से वो चल रहा है ना, समझ में आ रहा है?
तो वो तरीका को क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। दूर से ही देखकर पहचान जाना, क्योंकि उसका पैटर्न ही वही है, वो पैटर्न को तुम समझते हो, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि तुम्हारे प्यार का भी कुछ पैटर्न होगा जिसके कारण तुम्हारा प्यार इतना उच्च लेवल तक चला गया, इतना उच्च, है ना, जगह तक चला गया, इतना ऊंचा वो अपने आप को उठाया, एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एट द लेवल ऑफ इमॉर्टलिटी, इटर्निटी, ठीक है। तो वो पैटर्न, तो कुछ तो वो पैटर्न होगा। तो आई डिमांड सच काइंड ऑफ पैटर्न, सो ही इज टेलिंग दैट बेग टू द गॉड, भगवान से जाकर गिड़गिड़ाओ और बोलो कि प्रोवाइड मी द पैटर्न, so that the lovers of this generation or upcoming generation would start copying that. That is the pattern of love. The last line, pattern of love. Clear? So I think we are done with our lecture. The poem written by John Donne, the best poem ever. Canonization, the process of transforming yourself from adolescent or maybe from materialistic pleasure to the concern of spirituality or immortality. That is the whole process is called canonization. So that's it for today. And tomorrow we will be meeting soon with our new lecture. Till then, have a great day. Thank you.